प्रेशर कांस्टेंट देके जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं तो उसके अंदर किस तरह से वर्क होता है या क्या होता है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेटा। अब उस आइसोबैरिक प्रोसेस के कुछ ग्राफ बनते हैं। एक बात याद रखिएगा कि चाहे आइसोबैरिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, या ये जो भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे, ऐसे प्रोसेसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहा जाता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मकसद है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर और वॉल्यूम की चेंजेस हम पढ़ें, तो ऐसे प्रोसेसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहा जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हो कि इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट, कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, तो हम वहां पे सोचना बैठ जाते हैं कि शायद ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई अलग होता है। तो इसका मतलब है जिसमें प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस से ही हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर बेटा हमने सारी चीजें पढ़ ली थी, एक दो चीजें रहती है उसको हम कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर अगर हीट कैपेसिटी आप निकालोगे तो ये फार्मूला लगाओगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी बेटा। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट कैपेसिटी निकालते हो तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी बेटा। इसकी होती है ये हीट कैपेसिटी बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, आप इसको मोलर हीट कैपेसिटी कह सकते हैं। अब देखिए इसके बेटा डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। अगर हम देखें तो इसके ग्राफ बहुत सारे बनते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसकी कर सकते हैं बेटा। देखिए बेटा, सपोज करें आप इसको इस तरह से देखते हो बेटा कि इसके अंदर अगर आप ग्राफ देखें बेटा तो इसके ग्राफ बहुत सारे बेटा बन सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये जो ग्राफ होता है बेटा, ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये बेटा मुख्तलिफ ग्राफ हैं जो आइसोबैरिक प्रोसेस के हैं बेटा। अब देखिए बेटा ये ग्राफ किसके दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, जिसको हम कहते हैं बेटा आइसोबार। इस ग्राफ को हम कहते हैं बेटा आइसोबार बेटा। अब ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम V1 से बढ़ के कहां पे चला जाता है, ये एक्सपेंशन का ग्राफ है। क्योंकि जिसमें एरो इस तरफ जाता है वो ग्राफ किसका होता है, कंप्रेशन का। लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि इसमें बेटा वॉल्यूम चेंज होता है और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। और इसकी जो एरिया अंडर कर्व है ना, ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। अब देखिए आप इसको, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो ये किसके दरमियान है बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। देखिए बेटा इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आइसोबैरिक प्रोसेस में हम हीट देते हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज करता है, और क्या चेंज करता है बेटा, उसके अंदर वर्क भी होता है। मींस इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हीट देते जाओगे उसका बढ़ता जाए। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन क्या है, लीनियर रिलेशन है। जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतना ही टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप कहोगे कि इनके दरमियान जो है, इनके दरमियान जो रिलेशन कौन सा होता है बेटा,
इनके दरमियान लीनियर रिलेशन है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनी है कि जब वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर कौन सा था, T1। जब वॉल्यूम V2 बन गया तो टेम्परेचर कौन सा बन गया, T2। और ये लीनियर रिलेशन है। इसका मकसद है आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप कहोगे कि लीनियर रिलेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन डेल्टा V एंड डेल्टा T बेटा, इन दोनों के दरमियान बेटा लीनियर रिलेशन है। जितना वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा उतना टेम्परेचर की चेंज पे क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उतना वर्क भी क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो ये किसके दरमियान ग्राफ है बेटा, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम। ये किसके दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। अब ये देखें, ये प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान लॉजिकल चीज है बेटा एक, के प्रेशर और वॉल्यूम, देखिए इनका क्या रिलेशन है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वाला बनेगा सेम बेटा, कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन ये एरिया वर्क के बराबर नहीं होगी, ये एरिया वर्क के बराबर नहीं होगी। वर्क के बराबर कौन सी एरिया होती है, सिर्फ ये होती है। ये एरिया वर्क देगी, ये वाली एरियाज आपको वर्क नहीं देंगी। ठीक है, तो ये जो हम आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व, वो किसके ग्राफ के एरिया अंडर कर्व होती है, प्रेशर और वॉल्यूम की होती है। ठीक है, वो एरिया किसके दरमियान होती है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान होती है। वो एरिया टेम्परेचर और वॉल्यूम के ग्राफ की नहीं हो सकती, वो एरिया प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ की नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ये एरिया वर्क के बराबर नहीं होगी। ये एरिया जो होगी ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ये वर्क के बराबर होगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है बेटा जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा। देखिए बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोसेस which takes place at constant वॉल्यूम बेटा, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, जिस प्रोसेस के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वर्क थर्मोडायनेमिक्स के अंदर चेंज इन वॉल्यूम के सिवा नहीं हो सकता। चेंज इन वॉल्यूम ये बुनियादी चीज होती है, जिसका अगर हमारे पास इस तरह से थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा, इस तरह से
करेंगे, कौन सी करेंगे, एरिया अंडर कर्व करेंगे बेटा। तो आप कह सकते हैं कि बेटा इसको हम कहते हैं आइसोकोर बेटा, इसको हम कहेंगे आइसोकोर। तो ये आपको बताता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे और उसको हीट दोगे, तो वो आपकी गिवन हीट जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, वो सारी की सारी हीट किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाएगी, आपको उससे कोई वर्क नहीं मिल सकता। ठीक है, तो फर्स्ट ये आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में भी हमें फर्स्ट लॉ कहता है। ये हम फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट लॉ के मुताबिक आइसोबैरिक प्रोसेस करेंगे तो उसमें जितनी भी हीट देंगे उसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाएगा और उसका कुछ हिस्सा किस में जाएगा, वर्क में। ये फर्स्ट लॉ के मुताबिक ही सेकंड प्रोसेस कर रहे हैं। अगर फर्स्ट लॉ के मुताबिक ऐसा कोई प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसमें वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। मीन्स आपको वर्क नहीं मिल सकता, आपकी पूरी की पूरी हीट किस में चली जाएगी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस के अंदर आप कर सकते हैं बेटा कि इस प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होती है बेटा, और इसमें हमें वर्क क्या मिलता है बेटा, जीरो। जबकि इसमें हीट सप्लाइड जो होती है बेटा वो जीरो नहीं होती, हम देते हैं इसको, और इसमें बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो नहीं होती। और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ टोटल हीट किस में चली जाती है बेटा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाती है बेटा। आप कह सकते हैं कि टोटल हीट सप्लाइड इनटू इंटरनल एनर्जी बेटा, इसमें टोटल हीट सप्लाइड किस में चली जाती है बेटा, इंटरनल एनर्जी में जाती है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जब हीट दोगे तो ये गैस गर्म होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट लोगे तो ये हीट क्या हो जाएगी बेटा, ये इसका टेम्परेचर फॉल करेगा और गैस क्या हो जाएगी बेटा, ठंडी हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसके अंदर, या टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कम होता है इस प्रोसेस के अंदर। जब आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आप इस सिस्टम से हीट ले लोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आप इसको इस सेंस में देखोगे, कोई भी वर्क आपको इस सिस्टम के अंदर नहीं मिलेगा बेटा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा कि अगर आप इसका ग्राफ करें बेटा तो ये हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास इसके भी बेटा 3 ग्राफ बनते हैं बेटा। देखिए बेटा ये हमारे पास बेटा 3 ग्राफ बनते हैं, इसके भी आप देख ले बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बेटा ये जो होता है ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा बेटा, ये ग्राफ हो जाएगा आइसोकोर बेटा। ये ग्राफ कहता है ये कंप्रेशन का है बेटा, क्योंकि एरो किस तरफ आ रहा है, नीचे। अगर एरो नीचे आ रहा है तो ये कौन सी है बेटा, कंप्रेशन है। कंप्रेशन मींस इसको आप इस तरह से कह ले, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आप कहोगे कि हीट फ्लोज आउट ऑफ सिस्टम बेटा, इसमें से हीट आउट ऑफ सिस्टम होती है बेटा, और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तभी ये एरो किस तरफ आ रहा है, नीचे। अगर हीट देते तो एरो किस तरफ होगा बेटा, इसमें टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। और आप कह सकते हैं कि इसमें हीट क्या होगी बेटा, अंदर सिस्टम में जाएगी। जब हीट अंदर जाएगी तो एरो क्या होगा, ऊपर की तरफ। जब हीट सिस्टम से बाहर आएगी तो एरो किस तरफ हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेशर P1 बेटा ज्यादा है और P2 क्या है, कम। क्योंकि हीट अगर इससे बाहर आएगी
तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि बेटा प्रेशर होता किस तरह, किस वजह से, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से। अगर उनका टेम्परेचर फॉल कर गया, मींस उनकी मॉलिक्यूलर मोशंस क्या हो गई, स्लो स्लो हो गई, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि P1 ऊपर है या P2 ऊपर है। यहाँ पे देखें P1 नीचे है, यहाँ पे P1 ऊपर है। इसका मकसद है इस गैस से हीट बाहर निकाली जा रही है, जबकि इसका मतलब है इसको हीट क्या दी रही बेटा, हो रही है, दी जा रही है। इन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए बेटा ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन। देखिए बेटा वॉल्यूम जो होता है वो तो कांस्टेंट रहता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप हीट निकालोगे तो टेम्परेचर T1 से फॉल करके कहां पे आ जाएगा बेटा, T2 के ऊपर आ जाएगा। ये बेटा इसी तरह से है, देखें एरो नीचे है, ये कम बेटा, ये हीट आउट फ्लो कर रही है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, इसका कम हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट पे जब आप हीट सिस्टम से निकालोगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल। अब यहाँ पे देखें बेटा प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन। बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा प्रेशर क्या होगा, कम। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सा रिलेशन होगा, लीनियर रिलेशन होगा। तो आप कहोगे कि लीनियर रिलेशन है बेटा, लीनियर रिलेशन बिटवीन डेल्टा पी एंड डेल्टा टी। बेटा देखिए ये यहाँ पे बेटा ए पे प्रेशर बेटा ज्यादा है, टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे आप हीट से बाहर निकालोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, कम हो, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। लीनियर रिलेशन, लीनियर का मकसद है जितना टेम्परेचर कम होगा उतना प्रेशर कम होगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये देखिए ग्राफ की कंडीशंस कि ये ग्राफ बनते हैं बेटा, और ये किसके बनते हैं बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस के ग्राफ बनते हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, समझ गए इसको। तो बेटा ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मकसद है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट पे आप उसको हीट दोगे, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसके अंदर वर्क नहीं होगा। टोटल आपकी हीट किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी की चेंज के अंदर चली जाएगी। और अगर आप इसमें से हीट निकालोगे तो सिस्टम कूल डाउन हो जाएगा, और अगर इसको हीट दोगे तो उसका जो होगा टेम्परेचर जो होगा बढ़ेगा, और अंदर गैस जो होगी वो गर्म होगी। तो ये जो है बेटा मुख्तलिफ चीजों के दरमियान इसके ग्राफ बना सकते हैं। अब इसकी अगर आप करें बेटा हीट कैपेसिटी, बेटा इसकी अगर आप मोलर हीट कैपेसिटी करें, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी अगर आप करोगे तो डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी करोगे बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप इसको इस तरह से करोगे बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा तीसरा प्रोसेस। अब देखिए बेटा तीसरा प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस का मकसद क्या होता है बेटा, कि प्रोसेस which takes place at constant temperature। बेटा ऐसा प्रोसेस बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो। देखें बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस होता है बेटा, मींस उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज टेम्परेचर से आती है। बेटा जब वर्क की पहचान करनी होती है कि सिस्टम में वर्क हुआ है या नहीं हुआ, तो हम
वॉल्यूम की चेंज को देखते हैं कि सिस्टम के अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ है या नहीं हुआ। जब हम इंटरनल एनर्जी की चेंज को देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी की जब चेंज देखेंगे तो हम देखेंगे सिस्टम का टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आई है या नहीं आई। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आई है मींस इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आई है। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आई मींस इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आई। तो बेटा टेम्परेचर की चेंज इंडिकेट करती है इंटरनल एनर्जी की चेंज को। मींस इंटरनल एनर्जी की चेंज का इंडिकेटर जो है वो कौन सा है, वो है टेम्परेचर की चेंज। टेम्परेचर बढ़ता है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मकसद है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आई है बेटा। तो आप इसको देखोगे इस तरह से बेटा। देखिए बेटा अब इसके अंदर हमारे पास हम करते हैं बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखिए बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा। इसका बेटा प्रेशर P1 है, V1 है, टेम्परेचर T1 है बेटा। अब इसके अंदर एक और चीज पहले पढ़े फिर इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। इसके अंदर एक आता है बेटा हीट रिजर्वायर। पहले इस बात को समझे, हीट रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर बेटा। HR बेटा। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखिए बेटा हीट रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर, कभी कभी इसको कोल्ड रिजर्वायर भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब बेटा? हीट रिजर्वायर या हॉट रिजर्वायर, इसका मतलब है कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी थर्मल कैपेसिटी इनफिनाइट हो। अब थर्मल कैपेसिटी इनफिनाइट का मतलब ये होता है कि उस बॉडी को जितनी भी हीट दो उसका टेम्परेचर, हमें पता लगता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितनी हीट के बाद चेंज होगा। जैसे वाटर की थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ज्यादा हीट देने के बाद पानी जो होता है वो गर्म होता है। जबकि जो मेटल्स होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, उनको जल्दी हीट देने से वो गर्म हो जाते हैं। तो थर्मल कैपेसिटी इस बात के बारे में बताती है कि कोई भी चीज जो होती है वो कितनी हीट देने के बाद गर्म होगी। ज्यादा हीट देने के बाद गर्म होगी या कम हीट देने के बाद गर्म होगी, तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। अब मैं यहाँ रिजर्वायर का मतलब ही ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जितनी चाहो हीट दे दो उसका टेम्परेचर ना बढ़े, और जितनी भी चाहो उससे हीट ले लो उसका टेम्परेचर न गिरे, तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाएगा? ऐसी बॉडी को हीट रिजर्वायर कहा जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि बॉडी हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, बॉडी हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ऐसी बॉडी जिसकी थर्मल कैपेसिटी क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट होती है। या आप ये कह सकते हैं कि बॉडी विच कैन सप्लाई और गेन
heat at constant temperature. बेटा ऐसी बॉडी जो जब हीट दे या ले कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका क्या मतलब, मींस उसका अपना टेम्परेचर न कम हो न ज्यादा। इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट देगी, आइसोथर्मल में ही हीट देगी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी बॉडी जो जब हीट दे या जब हीट ले उसका अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मींस उसका हीट देने या लेने से टेम्परेचर न गिरे, तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हीट रिजर्वायर। अब अगर ऐसी बॉडी हीट देती है तो हॉट रिजर्वायर कहलाती है, अगर वो हीट लेती है तो कोल्ड रिजर्वायर कहलाती है। और कोई फर्क नहीं है, मींस कोई भी ऐसी बॉडी जो जब हीट दे रही हो और उसका अपना टेम्परेचर न गिरे तो वो हॉट रिजर्वायर कहलाएगी, और जब वो हीट ले रही हो और उसका अपना टेम्परेचर जो होता है वो न बढ़े तो उसको क्या कहा जाएगा, कोल्ड रिजर्वायर। अब देखिए प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हीट दो और उसका टेम्परेचर न बढ़े और हीट आप उससे लो और उसका टेम्परेचर न गिरे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक ही किससे होता है, इसी चीज से होता है। हीट देने से बढ़ जाता है और हीट लेने से कम हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें से वर्क ना हो तो ऐसा होगा। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो आप हीट देते हो लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इसलिए कि वो पूरी की पूरी आपकी हीट किस में चली जाती है, वर्क में चली जाती है, फिर तो कुछ बचेगा नहीं, उसका टेम्परेचर कहाँ से बढ़ेगा। लेकिन बेटा ये ऐसी बॉडी प्रैक्टिकली मिलना इम्पॉसिबल है। जैसे ब्लैक बॉडी होती है उसके बारे में भी हम कहते हैं वो 100% एब्जॉर्बर है, तो प्रैक्टिकली तो नहीं मिलती ना, या इमिटर होती है वो तो नहीं मिलती। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वेरी नियर टू द ब्लैक बॉडी होती है, जैसे लेम ब्लैक कलर वगैरह मुख्तलिफ चीजें। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं हो सकती जो 100% जो 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 हीट ले और उसका टेम्परेचर न बढ़े, और वो हीट दे और उसका टेम्परेचर कम न हो, ऐसी परफेक्ट बॉडी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, इसके अंदर वेरी नियर टू द प्रॉपर्टी ये है कि जब आप उसको हीट देते हो तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसके अपने टेम्परेचर पे, या अगर आप इस एयर से हीट ले भी लोगे तो उसके अपने टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हीट रिजर्वायर का मकसद है ऐसी बॉडी जो बहुत ज्यादा हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर कोई खास न गिरे, या उसको बहुत ज्यादा हीट देने के बाद भी उसका अपना टेम्परेचर न बढ़े, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हीट रिजर्वायर। अब आप इसमें ये नहीं कहिएगा सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एटमॉस्फेयर परफेक्ट जो है वो ब्लैक ये जो हीट रिजर्वायर, मैं कह रहा हूं इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट लेने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है और बहुत ज्यादा हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। तो मैं ये नहीं कह रहा एटमॉस्फेयर कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसका बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वेरी नियर है, ये वेरी नियर टू द जो है वो हीट रिजर्वायर के, ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है। या आपको सर रूम का टेम्परेचर जो होता है, मैं रूम की भी बात नहीं कर रहा, मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे सर हीटर चला लेते हैं टेम्परेचर तो रूम का बढ़ जाता है, और एसी को हम चला लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप इसी किस्म की चीजें पूछते हो, बाकी तो आपकी सोच जाती नहीं आगे। तो देखिए ये रूम का सर टेम्परेचर एसी में, आपने तो कहा था कि लेक्चर के अंदर के ये एयर का तो भाई मैं एयर की बात नहीं कर रहा, मैं एटमॉस्फेयर की बात, रूम एटमॉस्फेयर नहीं होता।
एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ के बाहर जो जितनी भी एयर मुख्तलिफ चीजें, वो एटमॉस्फेयर। मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, मैं रूम की बात नहीं कर रहा कि आप एसी का एग्जांपल भेजो सर, वो तो टेम्परेचर को गिरा देता है, बहुत ज्यादा गिर जाता है या ऐसे नहीं करें, कुछ इंसान बने। तो देखिए इस तरह से होता है कि मैं बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा हीट देने के बाद उसके टेम्परेचर पे थोड़ा फर्क पड़ता है। और बहुत ज्यादा हीट ले भी लेंगे ना तो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमारा ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, इसको हम हीट रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर के तौर पे कंसीडर करते हैं। बाकी परफेक्ट कोई चीज आपको नहीं मिलनी है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास हीट रिजर्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा, सपोज करें हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को लिया और उसको हमने इस तरह से रखा हीट रिजर्वायर के ऊपर बेटा। ये हीट रिजर्वायर है बेटा, और इसके ऊपर हमने प्रेशर बेटा, ये प्रेशर हमारे पास ज्यादा है बेटा। अब अगर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का प्रेशर हम करेंगे बेटा कम, प्रेशर हम कम करेंगे, प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1 रहेगा। बेटा ये उसी सूरत में रहेगा जब आप इसका प्रेशर स्लोली कम करोगे, क्योंकि बेटा आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अगर आप प्रेशर जल्दी कम कर दोगे और वॉल्यूम तेजी से जो है वो बढ़ेगा, तो बेटा इस हॉट रिजर्वायर से इतनी तेजी से हीट अंदर नहीं आएगी। क्योंकि जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, आप प्रेशर कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो अंदर टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर तो हमने कम नहीं होने देना। तो हॉट रिजर्वायर का काम क्या होता है कि इस एक्सपेंशन के नतीजे में जो अंदर टेम्परेचर गिरता है, हॉट रिजर्वायर क्या करता है, उसको हीट देता है और हीट देके उस टेम्परेचर को गिरने नहीं देता। और नतीजा ये निकलता है कि जितनी एक्सपेंशन हो रही होती है उतनी उतनी हीट क्या हो रही होती है, उतनी हीट हॉट रिजर्वायर से उस सिस्टम में आ रही होती है। और नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, मींस अंदर इंटरनल एनर्जी सेम रही। इसका मतलब है कि बाहर से आने वाली जितनी भी हीट है वो डायरेक्ट किस में चली जाती है, वो डायरेक्ट जो होती है वो वर्क में चली जाती है। तो इस प्रोसेस के लिए आपको इसको स्लोली परफॉर्म करना होगा, क्योंकि स्लोली परफॉर्म करोगे तब हीट यहां से अंदर आएगी। क्योंकि हॉट रिजर्वायर से हीट अंदर आएगी थ्रू कंडक्शन, और कंडक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्लोएस्ट प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का। इसलिए थर्मल प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हॉट रिजर्वायर के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने उसका प्रेशर स्लोली बढ़ाना है या कम करना है, क्योंकि स्लोली जब आप प्रेशर कम करोगे ना तो ही बाहर से हीट आने आएगी। अगर आप इसको क्विकली करोगे ना तो बाहर से नहीं आ पाएगी। इसलिए कि बाहर से हीट को आने के लिए इस सिलेंडर के बॉटम से हीट को कंडक्ट करना होगा, और हीट कंडक्ट जो करती है वो बहुत स्लोली करती है। इसलिए आपको स्लोली स्लोली प्रेशर बढ़ाते जाओगे और बाहर से हीट आती जाएगी, अंदर नहीं गिरेगा। नतीजा ये निकलेगा कि आप किसी भी चीज को एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंड करवा सकते हो। अगर आपने उसकी कंप्रेशन करवानी है तो स्लोली 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 आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे। नतीजा क्या निकलेगा, अंदर टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो हीट जो होगी जो आपने एक्सपेंशन के अंदर दी है ना, वो कंप्रेशन के अंदर फिर क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। लेकिन ये भी आपको किस तरफ करना पड़ेगा, स्लोली। क्योंकि अगर आप स्लोली नहीं करोगे, क्विकली करोगे, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। एडियाबेटिक होते ही यही है, आइसोथर्मल प्रोसेस को क्विकली करो एडियाबेटिक बन जाएगा। क्योंकि जब आप क्विकली गैस को एक्सपेंड करोगे ना तो हीट बाहर से नहीं आ पाएगी, क्योंकि हीट को बाहर से आने के लिए टाइम चाहिए। इतना आप टाइम ही नहीं दे रहे, क्विकली एक्सपेंड करवाते हो, क्विकली कंप्रेस कर देते हो, हीट ना आती है
न जाती, हम कहते हैं प्रोसेस कौन सा हो गया, एडियाबेटिक, अंदर टेम्परेचर भी गिर जाता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्क ही ये, आइसोथर्मल किस तरह से होगा, स्लोली होगा ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और एडियाबेटिक क्या होता है, क्विकली होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है। आप इसके अंदर कहोगे कि इसके अंदर बेटा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0 होती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होता है बेटा। अब इसके अंदर टोटल हीट सप्लाइड किसके चली जाती है, वर्क में। ठीक है, 100% कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क बेटा। 100% कन्वर्शन हीट की किसमें से हो जाती है बेटा, वर्क के अंदर होती है। लेकिन ये प्रोसेस प्रैक्टिकली करना इम्पॉसिबल है, भले आप स्लोली भी करो, लेकिन फिर भी आपको पता है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं हो सकते, कुछ लॉसेस आ जाएंगे। अगर आप स्लोली करोगे ना, तो आप जितनी भी हीट दोगे उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन वगैरह के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर के दरमियान क्या होती है, फ्रिक्शन। तो आपकी टोटल गिवन हीट फिर भी वर्क में नहीं जाएगी, क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन के दरमियान फ्रिक्शन होगी, सम अमाउंट किसमें चली जाएगी, हीट की फ्रिक्शन में चली जाएगी, फिर भी आपको 100% वर्क नहीं मिल सकता इस प्रोसेस के अंदर। ये आइडियल प्रोसेस है, मींस ये प्रोसेस अगर आप प्रैक्टिकली स्लोली भी करोगे ना, तो भी फ्रिक्शन तो आप जीरो नहीं कर सकते ना, फ्रिक्शन तो होनी है, लॉसेस तो होने हैं, इसलिए आपका इनपुट और आउटपुट क्या होगा, वो बराबर नहीं होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ इस तरह से बनता है। देखिए, आप इसको इस तरह से कहोगे कि पहले प्रेशर P1 बेटा ज्यादा है, तो वॉल्यूम V1 क्या होता है बेटा, कम होता है, ये हो जाएगा। और प्रेशर P2 क्या है बेटा, कम है, तो वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। तो इसका ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह, आइसोथर्मल कंप्रेशन का, एक्सपेंशन का। अगर कंप्रेशन होगी तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, सिर्फ इस एरो का फर्क होगा। कंप्रेशन का ऊपर की तरफ, एक्सपेंशन का क्या होगा बेटा, नीचे की तरफ हो जाए। ठीक है, इसके भी आप मुख्तलिफ ग्राफ ऐसे देख सकते हैं, इसके भी बेटा आप मुख्तलिफ ग्राफ जो है वो इस तरह से देख सकते हैं। इसके आप बेटा ग्राफ देख सकते हैं बेटा। अब देखिए, इसके ऊपर बॉयल्स लॉ वैलिड है बेटा, बॉयल्स लॉ बेटा वैलिड होता है। और ये बेटा जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है ना, उसके लिए आप करते हैं पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सब के लिए लगाते हो। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है सब के ऊपर पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है। लेकिन जब ये आइसोथर्मल होता है तो ये बेटा गामा 1 होता है, देयरफॉर आप कर सकते हैं पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज गामा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, गामा 1 होता है बेटा। आइसोबैरिक के लिए क्या होगा, क्या होगा बेटा, अगर आइसोबैरिक के लिए भी पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगता है, गामा की वैल्यू क्या होगी आइसोबैरिक के लिए, आइसोबैरिक के लिए गामा की क्या होगी, देखें आइसोबैरिक प्रोसेस है ना, इसके लिए भी लगेगा पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके लिए गामा की वैल्यू 0 होती है। तो आप करोगे बेटा एनीथिंग पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो आप करोगे पी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होता है आइसोबैरिक के अंदर, कांस्टेंट होता है। आगे ऐसी इक्वेशन से पॉली
से जो भी होता है के लिए आंखें बंद करके पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा देते हैं, और आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ भी पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है हैविंग गामा 1। ठीक है, तो इसको आइसोबेरिक आइसोकोरिक सबके लिए लगता है। देखिए बेटा, ये होता है पीवी पावर गामा इज इक्वल, अब इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा, इसकी इस सिस्टम की आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट कैपेसिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी, 1 होगी, इन्फिनाइट बेटा, इन्फिनाइट होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हीट देते जाओगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। नींद दिए ऑनलाइन ना हो जाए तो क्या उदय, देखे तो आप कह सकते हैं कि इसकी ऑनलाइन में थोड़ा एहतियात करना पड़ो तो के जा बुधाए सही। तो देखिए बेटा, इसकी हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मीन्स आप इसको हीट देते जाओगे, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसकी हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है बेटा। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, इसके अंदर आप देते जाओगे बेटा, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना बेटा। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है इसकी, क्योंकि इसमें कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ना। आप इनफाइनाइट हीट दे दोगे ना, इसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही नहीं, क्योंकि हीट कैपेसिटी का मतलब है कितनी हीट के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका इनफाइनाइट के बाद भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप हीट देते जाओगे वो किस में कन्वर्ट होती जाएगी, वर्क में। टेम्परेचर तो चेंज होना नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हो गए बेटा, आप देखें ग्राफ। ये बेटा पैराबोलिक कर्व कर ले, हाइपरबोलिक कर्व कर ले, मसला नहीं आपकी। तो ये इस तरह से आप कर ले बेटा कि ये कर्व होता है, ये एरिया अंडर कर्व क्या होती है बेटा, वर्क। ग्राफ किसके दरमियान है, प्रेशर और वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे बेटा, आइसोथर्म कहेंगे। देखिए, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ता है। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान क्या होगा बेटा, प्रेशर कम होता है। तो बेटा देखिए, प्रेशर क्या हुआ, कम, तो प्रेशर ज्यादा से क्या हो गया, कम, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। तो इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से बेटा। ठीक है, इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से। इन ग्राफ को बेटा माइंड में रखिए। अब देखिए एक बात बताएं मुझे, अगर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊं बिटवीन पी डेल्टा वी और टी के दरमियान, क्या बनेगा, आप शेप बताएं। इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, मैं आपको एक पहले बड़ी बात, पहले मैं आपको क्लासेस में जो पढ़े कहता हूँ, हमेशा हर चीज को एक ही पैरामीटर में नहीं देखा जाए। जैसे फार्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए, आप इसमें से बनाते हो कि मास डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन, क्योंकि सर पढ़ा है ना, एफ इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो फोर्स डिपेंड्स, मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स। हर फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं आता। मैं आपको पहले ये 100 बार बता चुका हूं क्लास के अंदर कि भाई फार्मूले से डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं आता। स्पीड ऑफ साउंड का मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं, प्रेशर तो पड़ा होता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं ये आपको कहता हूं कि हर चीज का ग्राफ नहीं बनता। P इंटू वी क्या होता है, इसके अंदर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, P इंटू वी और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, दो कांस्टेंट के दरमियान चेंज आएगी, ग्राफ सब ले जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पीवी ये है और टी ये है, ये कांस्टेंट बना बेटा। ठीक है, अब आप इस ग्राफ मीन पी और वी प्रोडक्ट बढ़ रही है, अगर आप इस तरफ ले जाओगे
मीन्स पॉइंट से इधर उधर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट से इस तरफ जाओगे मीन्स टेम्परेचर बढ़ रहा है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता। ऊपर की तरफ जाओगे मीन्स पी और प्रोडक्ट, पी और वी की प्रोडक्ट बढ़ती है, नहीं बढ़ती, कांस्टेंट होती है। अगर आप इस तरफ जाओगे मीन्स टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पी और वी की प्रोडक्ट भी क्या है, बढ़ रही है। नहीं हो सकता, इसलिए हर चीज का ग्राफ भी नहीं बन सकता। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करे, लॉजिक लगे इस चीज का ग्राफ बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसको इस सेंस में देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास। अब आखिरी बात है आज की, जो किसी ने क्वेश्चन भी भेजा था तो मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, अब हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो गए बेटा, कि बेटा ये एक चीज आती है कि इन विच प्रोसेस वर्क डन इज मोर देन अदर। बेटा किस प्रोसेस के अंदर वर्क बेटा दूसरे से ज्यादा होगा। बेटा नहीं करे ऐसे, जल्दबाजी नहीं करे, मेरे तकड़ न करे बाबा। आइसोबेरिक या आइसोथर्मल। देखिए बेटा, मैं आपको पहले कहता हूं सोचे बेटा, सोच के सिवा नहीं होती। फिजिक्स के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि रट्टा लगा के बैठ जाए कि इसमें ये होगा उसमें वो होगा, बस आराम से सुकून से सो जाए। नहीं होता ऐसे फिजिक्स है। ठीक है, इसमें ऐसी कॉमन कॉमन पॉइंट्स पे भी सोचना पड़ता है। हो सकता है कुछ, दोनों हो सकते हैं। कैसे होते हैं देखें, डिफरेंट कंडीशन है। देखिए बेटा, अगर दो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये हमारे पास बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर मैं रखता हूं बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, आइसोथर्मल। ठीक, ये कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर मैं रखता हूं प्रेशर कांस्टेंट। बेटा ये होता है प्रेशर कांस्टेंट, ये होगा P1 V1 T1 होगा बेटा। ठीक है, आप कह लें कि इसका इनिशियल वॉल्यूम V डैश है और इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है। बेटा आप कह लें कि दोनों का इनिशियल वॉल्यूम सेम है बेटा। ठीक है, और ये बेटा P1 डैश V1 डैश T1 डैश। आप कह ले बेटा कि ये V1 हो गया P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश, या T1 डैश इज इक्वल टू बेटा T1। इस तरह से हो जाएगा बेटा, इसको सही कर लो। आप इसको इस तरह से कहें, V1 इज इक्वल टू V डैश, P1 इज इक्वल टू P1 डैश और T1 इज इक्वल टू T1। मीन्स दोनों का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक, अब ग्राफ बनाए, दोनों का साथ ग्राफ बनाए, दोनों का अब प्रेशर और वॉल्यूम का मैं दोनों का ग्राफ साथ बना रहा हूं बेटा। देखें देखिए, ये दोनों का प्रेशर बेटा P1 दोनों का सेम है, वॉल्यूम V1 क्या है बेटा, दोनों का सेम है। दोनों सिस्टम्स का टेम्परेचर का दोनों सेम रख दिया। क्या करोगे बेटा आप, ये क्या हो जाएगा P1 V1 और क्या हो गया बेटा T1 हो गया। अब आप इसको भी हीट देते हो, आप इसको भी हीट, फर्क क्या होगा, इसकी जो गिवन हीट है, ठीक है, वो टोटल वर्क में नहीं जाएगी और इसकी टोटल हीट किस में जाएगी, वर्क में। आप समझ ले, ये आ गया, इसका हो गया बेटा P2 V2 T2। आप ये कह ले बेटा, ये हो गया P2 डैश V2 डैश और ये हो गया T1 डैश। बेटा ये प्रेशर बेटा सेम है। एक मिनट, ये मैं प्रेशर P1 कर देता हूं बेटा, ये प्रेशर बेटा P1 है। ठीक है, मींस आप कहेंगे प्रेशर P1 बेटा। ठीक है, फाइनल कंडीशन भी आप कह लें बेटा, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा बेटा, P2 डैश बेटा, वॉल्यूम V2 बेटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डैश
और टेम्परेचर बेटा T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 डैश। बेटा फाइनल, सॉरी ये इक्वल नहीं, एक मिनट, एक इसके अंदर बेटा जो सिर्फ बराबर होगा वो हो जाएगा बेटा V2 डैश इज इक्वल टू V2। बेटा सिर्फ वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, प्रेशर भी बराबर नहीं होगा और टेम्परेचर भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। आप समझे फाइनल दोनों का वॉल्यूम क्या है, फाइनल दोनों का वॉल्यूम सेम है। ये देख लें, मैं दोनों का फाइनल वॉल्यूम बना रहा हूं बेटा, ये दोनों का फाइनल वॉल्यूम है। यहाँ पे क्योंकि हम वर्क को कंसीडर कर रहे हैं ना बेटा, वर्क के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को। अब देखिए ये हो गया, वॉल्यूम दोनों का सेम बेटा। अब आप देख ले बेटा, ये जो आइसोबेरिक प्रोसेस जाएगा इस पाथ से बेटा, और आइसोथर्मल प्रोसेस जाएगा इस पाथ से V2 तक। आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ V1 से V2 तक जाएगा कर्व की सूरत में, और आइसोबेरिक प्रोसेस का किस तरफ जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो किसके एरिया अंडर कर्व ज्यादा है, ये आइसोबेरिक में या आइसोथर्मल में? बेटा आइसोबेरिक में पूरी एरिया ये अंडर आ गई, जब आइसोथर्मल की एरिया क्या है बेटा, कम है। तो बेटा अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक आइसोबेरिक है और दूसरा आइसोथर्मल है, दोनों के अंदर अगर फाइनल इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर हैं तो किस में वर्क ज्यादा होगा बेटा, आइसोबेरिक में। लेकिन अगर दोनों सिस्टम को हीट इक्वल दो बेटा, जितनी हीट आप आइसोबेरिक को देते हो उतनी हीट अगर आइसोथर्मल को दो तो किस में वर्क ज्यादा होगा, तो आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप इक्वल हीट दोगे ना तो आइसोथर्मल उस पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, आइसोबेरिक उस हीट का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट करेगा, इंटरनल, और कुछ हिस्सा उसका क्या करेगा, वर्क में। सपोज करें दोनों सिस्टम्स को 100 जूल एनर्जी दी आपने, तो आइसोथर्मल 100 जूल वर्क कर लेगा और आइसोबेरिक उसमें से 100 जूल तो वर्क नहीं करेगा ना, तो दोनों के अंदर वर्क क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बेटा दो कंडीशंस बनती हैं, और वो कौन सी बनती है बेटा, इफ डेल्टा V सेम है बेटा, देन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर लेस देन होगा वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो बेटा आइसोथर्मल का वर्क जो होगा, इसको इस तरह कर ले, वर्क आइसोथर्मल लेस देन वर्क आइसोबेरिक। अगर दोनों में बेटा इफ हीट सप्लाइड बेटा सेम है दोनों के अंदर बेटा, अगर हीट सप्लाइड सेम है तो वर्क बेटा इससे ज्यादा होगा, या कैसे बेटा, वर्क आइसोथर्मल ग्रेटर देन होगा वर्क आइसोबेरिक। कंडीशनल चीज है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि ये जो होता है कि अगर आप दोनों सिस्टम्स का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम करते, अब देखिए क्यों होता है ऐसा, दोनों में वॉल्यूम तो सेम है। देखिए बेटा आइसोबेरिक के वर्क का अलग है, वर्क के अंदर W होता है P डेल्टा V, तो आइसोबेरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, डेल्टा V डाल के आप वर्क निकाल सकते हैं। आइसोथर्मल को ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आइसोथर्मल के वर्क का फार्मूला अलग है। मैं ये लिख लेता हूं बेटा, ये आइसोथर्मल के वर्क का फार्मूला देख लें, ये जस्ट मैंने आपको, ये कोई आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं आनी बेटा, ये होता है बेटा, ये आइसोथर्मल के वर्क का फार्मूला है। देखिए बेटा इसका वर्क जो होता है बेटा, इसका वर्क होता है P डेल्टा V, इसका वर्क जो होता है बेटा ये आइसोथर्मल का है।
आइसोथर्मल का वर्क देखे बेटा, वर्क का फार्मूला कौन सा है? डिफरेंट है बेटा, वर्क का फार्मूला डिफरेंट है। आइसोथर्मल का अलग होता है और आइसोबैरिक का क्या होता है? अलग होता है। ये कोई मैंने आपके बुक में नहीं, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप समझोगे कि सर वॉल्यूम चेंज सेम है तो वर्क इज इक्वल। देखें आइसोथर्मल में प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं रहे। आप जब वर्क पी डेल्टा वी करोगे तो पी कौन सा लगाओगे? इनिशियल लगाओगे, फाइनल लगाओगे? नहीं लगा सकते आप। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप पी डेल्टा वी नहीं कर सकते यूज। उसके लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है। तो देखिए आइसोथर्मल में प्रेशर चेंज हो रहा है, जबकि आइसोबैरिक के अंदर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो दोनों का वर्क डिफरेंट होगा, क्योंकि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेल्टा वी। खाली तो डेल्टा वी पे डिपेंड थोड़ी ना करता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो प्रेशर की तो कोई ना कोई तो वैल्यू डालोगे ना। तो आइसोबैरिक के अंदर तो कांस्टेंट है, वो वैल्यू डालोगे। आइसोथर्मल के अंदर कौन सी डालोगे? ठीक है, तो ये बेटा अलग चीज होती है। इसलिए अगर आप दोनों सिस्टम्स का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रखते हो तो वर्क किसमें ज्यादा होगा? आइसोबैरिक में। और हीट सप्लाइड भी आइसोबैरिक में ज्यादा होगी। और आइसोथर्मल में वर्क भी कम होगा और हीट सप्लाइड भी क्या होगी? कम। और अगर आप कांस्ट हीट सेम सप्लाई करते हो, एक आइसोबैरिक रखते हो और दूसरा आइसोथर्मल, तो वर्क किसमें ज्यादा होगा? क्योंकि आइसोथर्मल तो सारी हीट को उठा के वर्क में कन्वर्ट कर देगा, आइसोबैरिक तो ऐसा नहीं करेगा। तो कंडीशनल चीजें होती है। अब कुछ क्वेश्चन मैं लगा लेता हूं, फर्स्ट लग के उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप जा सकते हैं बेटा। भले मैं क्वेश्चन लगा देता हूं बेटा, ठीक है।